हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ अरोड़ा और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। तो ये चैप्टर जो है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को, बट आज की एक ही क्लास में हम इसको सफा साफ कर देंगे अच्छी तरीके से। इस चैप्टर को जो है वो हम यहाँ पर फोड़ के रख देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो बात करी जा रही है कि किस तरीके से इंडिया, चाइना और पाकिस्तान 1940s में एक ही स्टेज में थे। 1980s तक उनकी ग्रोथ रेट सिमिलर ही रही, लेकिन 1980s के बाद ऐसा क्या हुआ कि इन सारी की सारी कंट्रीज की ग्रोथ रेट में जो है वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन आने लगा। तो सबसे पहले जो हमें देखने को मिला, इनमें सिमिलैरिटी क्या थी कि तीनों कंट्रीज ने 5 ईयर प्लान जो है वो चालू कर रखे थे। चाइना का 5 ईयर प्लान कब हुआ स्टार्ट? 1953 में। पाकिस्तान का इस समय पर 12th 5 ईयर प्लान चल रहा है। 2017 तक इंडिया ने भी 5 ईयर प्लान को स्टार्ट कर रखा था, लेकिन उसके बाद नीति आयोग आने के बाद सारे प्लानिंग सिस्टम जो है वो चेंज हो गई। आगे आपको क्या समझना है, चाइना जब माओ जेडोंग की लीडरशिप के अंडर काम कर रहा था तो उन्होंने एक नया प्रोग्राम जो है वो लॉन्च करा। उसको हम बोलते हैं ग्रेट लीप फॉरवर्ड। लीप का मतलब होता है छलांग मारना। तो वो कहते थे कि हमें एक लंबी छलांग मारनी है। वैसे भी माओ जेडोंग जो है वो बहुत ही अग्रेसिव लीडर थे। वो इंडिया के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा अग्रेशन था उनका, तो इसलिए उनकी जो लीप थी वो भी ग्रेट लीप फॉरवर्ड थी। और उसका मेन पर्पस क्या था कि हमें मैसिव स्केल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है। तो उन्होंने लोगों को समझाया कि अपने ही बैकयार्ड पे इंडस्ट्रीज को सेटअप कर लो। कम्यून्स वर स्टार्टेड और उन्होंने क्या बोला कि एक, अब पता था कि लैंड जो है वो छोटा है, तो एक छोटे लैंड पर प्रोडक्टिविटी कम ही होगी, तो बड़े लैंड को एक साथ लेकर आया जाए। बड़े लैंड को एक साथ लेकर आया जाए तो उसमें कम्यून सिस्टम का मतलब है कम्युनिटीज बना दी गई और पब्लिक प्रॉपर्टी के अंदर ही सब लोग है वो कलेक्टिव फार्मिंग कर रहे हैं। तो वो कम्यून सिस्टम को लेकर आया गया और 26,000 ग्रुप्स के आसपास जो है उस समय पे क्रिएट करे गए। फिर उसके बाद क्या हुआ बच्चों कि एक सीवियर ड्रॉट आया और इस वजह से ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन जो है फेल हो गया। उस वजह से अराउंड 30 मिलियन डेथ भी हुई, क्योंकि चाइना में जो ड्रॉट आया था वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर था। 3 करोड़ लोगों की मौत हो गई। उसके बाद एक और प्रोग्राम को लेकर आया गया 1965 के द्वारा, दैट इज ग्रेट प्रोलेटारियन कल्चरल रेवोल्यूशन। इसमें चाइना और रशिया जो हैं वो एक दूसरे के काफ़ी करीब आ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे संबंध उनके अच्छे होते रहे वैसे वैसे उनके संबंध बाद में ख़राब होने लगे। जैसे ही संबंध खराब हुए, रशिया ने अपने सारे लोगों को जो वहाँ पर भेज रखे थे, रशिया ने अपने कुछ प्रोफेशनल भेजे थे जो चाइनीज़ लोगों को पढ़ा रहे थे, स्किलिंग कर रहे थे, लेकिन बाद में जो है वो उनको वहाँ पर वापस बुला लिया गया। राइट। देन जो कम्यून सिस्टम था उसमें एक सबसे खास बात ये थी कि जो भी इनकम होती थी वो लोगों को दी जाती थी, वो लोग जो हैं वो इनकम वहाँ पर रख सकते थे। बाद में चाइना ने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस भी लेकर आई, चाइना ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी सेटअप करे। तो चाइना की जो ग्रोथ स्टोरी है वो काफ़ी इवॉल्विंग जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर हम बात करें पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये लोग डिपेंडेंट थे बाहर के रेमिटेंसेस के ऊपर, यानी कि जो पाकिस्तान के लोग जो दुबई, सऊदी अरेबिया से पैसा भेजते हैं अपनी कंट्री में, वो फॉरेन एक्सचेंज के लिए उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे। और पाकिस्तान में मिलिट्री का बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन जो है वो हमें देखने को मिलता है। पाकिस्तान का मिलिट्री में जो है वो मिलिट्री का बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन देखने को मिलता है पॉलिटिकल पार्टीज़ में। तो वहाँ पे गवर्नमेंट कभी उठती है तो कभी गवर्नमेंट गिर जाती है। इन रीजंस की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि जो पाकिस्तान है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रही है। देन पाकिस्तान ने ग्रीन रेवोल्यूशन को भी लेकर आया, जिससे उन्होंने पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया। इस वजह से पाकिस्तान ओवरऑल जो है वो सही कर रहा था। लेकिन पाकिस्तान अनस्टेबल क्यों रहा, इंडिया से पीछे क्यों रहा? क्योंकि उसने ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर पैसा नहीं खर्च करा और वो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट भी जो है वो ले रहा था। लेकिन ओवरऑल जो हम देख रहे हैं, उन्होंने हमसे पहले भी रिफॉर्म स्टार्ट करे। 1988 में उन्होंने रिफॉर्म्स कर दिए थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अनस्टेबल इकोनॉमी बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंटरवेंशन और ओवर डिपेंडेंस अपॉन रेमिटेंसेस। चाइना जो है वो लार्जेस्ट नेशन है ओवरऑल, अगर हम देखें ज्योग्राफिकली भी वो लार्जेस्ट एरिया
अचीव करता है। लेकिन स्कॉलर्स बोलते हैं कि उन्होंने वन चाइल्ड नॉर्म इंट्रोड्यूस करा चाइना में 1970s में, क्योंकि उनकी एज द मेजर रीजन फॉर लो पॉपुलेशन ग्रोथ। आज की तारीख में चाइना में हमें लो पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों मिलती है? क्योंकि उन्होंने 1970s में वन चाइल्ड नॉर्म लेकर आए थे, क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन उस समय पे काफी तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन अगर अब हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा एस्टिमेटेड पॉपुलेशन किसकी बढ़ने को कह रहे हैं? इंडिया की, उसके बाद चाइना की, फिर पाकिस्तान की। एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन चाइना का नहीं, पाकिस्तान का सबसे ज्यादा है, इंडिया का 1% के आसपास है। डेंसिटी जो है वो आपको नजर आएगी, सबसे ज्यादा लोग कितने पर किलोमीटर में रह रहे हैं? यहां पर इंडिया में सबसे ज्यादा लोग रह रहे हैं। सेक्स रेशो सबसे कम इंडिया का है। फर्टिलिटी रेट जो है वो इंडिया का बीच में आता है। अक्सर आपको नजर आएगा इंडिया चाइना पाकिस्तान में, तो इंडिया चाइना के नीचे रहता है और पाकिस्तान के ऊपर रहता है। तो ये चीज आई बिलीव आप समझ रहे हो जो मैं यहां पर बच्चों कह रहा हूं, राइट? ये चीज आप लोग समझ रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ। नाउ आगे चलते हैं। इन रिसेंट टाइम्स ऑल 3 कंट्रीज आर अडॉप्टिंग वेरियस मेजर्स टू इंप्रूव द सिचुएशन। तो फर्टिलिटी रेट जो है वो चाइना में लो है लेकिन पाकिस्तान में हाई है। इंडिया में जो है वो यहाँ पर अब स्टेबिलाईज हो रहा है, राइट? अब ये भी देख लेते हैं कि जो जीडीपी है और कितने लोग जो है वो यहाँ पर किस सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो आपको क्या नजर आएगा बच्चों? आपको नजर ये आएगा कि चाइना जो है वहाँ पर टोपोग्राफी अच्छी नहीं है। चाइना जो है वहाँ पर एग्रीकल्चर पे लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, लेकिन एग्रीकल्चर एज एन ऑक्यूपेशन चाइना के लिए अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि क्लाइमेट अच्छा नहीं है। दो वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बहुत चीज़ों का क्योंकि उसने एरिया इतना बड़ा ले रखा है, लेकिन चाइना जो है वो एग्रीकल्चर के लिए इतना सूटेबल नहीं है क्योंकि 1980s तक चाइना एग्रीकल्चर के ऊपर ही फोकस कर रहा था, बाकी सारी चीज़ों के ऊपर फोकस कम कर रहा था। 1980s में चाइना में एकदम से क्यों चेंजेस आए? क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर के ऊपर भी काम करना चालू कर दिया। अगर हम बात करते हैं चाइना के बारे में तो चाइना है सेकेंड लार्जेस्ट जीडीपी ऑफ 22 ट्रिलियन इन द वर्ल्ड, वेयरएज इंडिया जीडीपी इज 9 ट्रिलियन इन टर्म्स ऑफ पीपीपी। लेकिन पाकिस्तान की जीडीपी तो 1 ट्रिलियन भी नहीं है पूरी, अबाउट 11% ऑफ इंडियाज जीडीपी, और इंडिया की जीडीपी 41% है ऑफ चाइनाज जीडीपी, राइट? तो आपको यही समझना है बच्चों कि इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी यहाँ पर चाइना इंडिया से बड़ा है लेकिन इंडिया जो है वो पाकिस्तान से बड़ा है। और आपको क्या समझना है? एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। इंडिया का पहले जीडीपी 5.7% से ग्रो कर रहा था लेकिन चाइना का 10% से ग्रो कर रहा था। इंडिया अब जो है वो यहाँ पर चाइना से तेजी से ग्रो कर रहा है क्योंकि हम डिपेंड करता है कि आप किसके ऊपर ग्रो कर रहे हो, राइट? लेट मैं बोल दूं कि मुझे 1 लाख रुपए का 1% मिलेगा तो 1,000 रुपये हुआ। कोई कहता है मुझे 1 करोड़ का 1% मिलेगा तो वो 1 लाख रुपए हुआ। तो डिपेंड करता है ना कि परसेंटेज किसका है ये, राइट? तो ये चीज़ें भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, राइट बच्चों? 1980s में मोर देन 80% ऑफ द पीपल इन चाइना वर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग एज देयर वर सोल सोर्स था लाइवलीहुड का चाइना का। लेकिन जब से गवर्नमेंट ने लोगों को बोला है कि भैया खेत छोड़ दो और एक्टिविटीज और पकड़ लो जैसे हैंडीक्राफ्ट, कॉमर्स, तब से हमें नजर आया कि चाइना की जो जीडीपी है वो और तेजी से बढ़ी है, यानी कि चाइना के लिए एग्रीकल्चर सही नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान में कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर जो जीवीए का है वो कम है, मतलब इंडिया जो है, इंडिया में जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं वो कम कंट्रीब्यूट कर पाती हैं हमारे जीवीए में या जीडीपी में, पाकिस्तान की ज़्यादा कर पा रही है। सिमिलरली 24% ऑफ पाकिस्तान वर्कफोर्स इंडस्ट्री है बट 19% जीवीए कंट्रीब्यूट करें। इंडिया में देखोगे आप तो 25% वर्कफोर्स है जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगी हुई है लेकिन 30% ऑफ जीवीए जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें नज़र आ रही हैं। ओवरऑल आपको नज़र आएगा कि पिछले 5 दशकों में, मतलब 50 सालों में, इंडिया और पाकिस्तान में एग्रीकल्चर वर्कफोर्स आपको ऑलमोस्ट सिमिलर नज़र आएगी। देन इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इसमें आपको बच्चों नज़र आएगा कि इंडिया जो है वो जनरली, इंडिया जो है वो यहाँ पर जनरली आपको नज़र आएगा कि इंडिया चाइना से नीचे है लेकिन पाकिस्तान से ऊपर है। इंडिया चाइना से नीचे है लेकिन पाकिस्तान से ऊपर है, ये चीज़ आपको नज़र आएगी। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपको नज़र आएगा यहाँ पर बच्चों कि इंडिया का स्कोर है 0.645, पाकिस्तान का 0.557, चाइना का 0.67, 761, राइट?
यहां पर आप पूरा मैप देखोगे तो आपको नजर आएगा इंडिया चाइना से नीचे है लेकिन पाकिस्तान से ऊपर है। और आपको नजर आएगा कि जो जितने ज्यादा पैसे खर्चता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, ह्यूमन डेवलपमेंट में, उनके इंडिकेटर उतने ही ज्यादा आपको अच्छे नजर आएंगे। ओवरऑल अगर हम बच्चों बात करें तो सबने यहां पर कॉमन स्ट्रैटेजी को फॉलो करा, सबने यहां पर कॉमन स्ट्रैटेजी को फॉलो करा, लेकिन एक्चुअली एक कंट्री जो है वो बच्चों यहां पर आपको समझ आएगा, यहां पर आपको समझ आएगा कि डिपेंड क्या करता है कि एक कंट्री को कौन सी स्ट्रैटेजी जो है वो यहां पर सूट कर रही है। अगर आपको आपका एग्रीकल्चर के लिए लैंड आपके पास अच्छा है, एग्रीकल्चर के लिए लैंड आपके पास अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, तो एग्रीकल्चर सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन अगर आप लैंड रिफॉर्म्स नहीं करोगे तो एग्रीकल्चर फेल हो जाएगा। इंडिया में ऐसा हुआ है, राइट। तो आई बिलीव मेरा ये पॉइंट आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर इकोनॉमिक वीडियोज़, जिससे कि आपका पेपर बहुत ही अच्छी तरीके से आप सॉल्व कर पाएँ।